चलो आज की क्लास में हमें नया टॉपिक करना है, दैट इज थर्मल एनर्जी। सॉरी, थर्मल एनर्जी नहीं, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। देख, हम लोगों ने कई बार कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखा होगा, जैसे कि सॉलिड हो गया या फिर लिक्विड हो गया या गैस हो गया। हम लोगों ने एक उसमें फिनोमेना ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम उसको हीट करते हैं ना, तो ये जो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसेज हो, ये सब क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। अब हमें यही पढ़ना है कि ये एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है, और किस तरह से एक्सपेंड करते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो पहले हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे सॉलिड्स के अंदर। तो जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, तो सॉलिड्स को अगर हम देखें तो सॉलिड्स का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। सॉलिड्स के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पर्टिकुलरली एक डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं, यानी कि, और उनके बीच में जो फोर्सेज होती है उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जिसको मैं स्प्रिंग की फॉर्म में दिखा रहा हूं यहाँ। ठीक है। अब होता क्या है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने से इन मॉलिक्यूल्स का मोशन इंक्रीज होता है। मोशन इंक्रीज होगा तो यानी कि ये थोड़ा सा दूर मूव करेंगे। दूर मूव करने का मतलब ये ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं, या ऐसे मूव कर रहे होंगे। तो ये कहीं भी मूव करें, तो जब इनका मूवमेंट होता है, जैसे मान लो ये इस तरफ को ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने इसकी एनर्जी को बढ़ाया। एनर्जी को बढ़ाने का मतलब मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो वाइब्रेशनल मोशन है बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉसिबल है मोशन वो है आपका वाइब्रेशनल मोशन। बाकी ट्रांसलेशनल मोशन उसके अंदर इतना नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर नहीं जा पाते आसानी से। ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा बाहर की तरफ जाते हैं, और इस वजह से ये एक्सपेंड करता है। लेकिन सवाल ये आता है कि जब ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, तो खाली एक्सपेंड क्यों हो रहा है ये। ठीक है, तो इसी चीज को हम समझते हैं कि ये एक्सपेंड क्यों होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता। इसको समझने के लिए आपको एक ग्राफ समझना पड़ेगा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर। वो ग्राफ आपका कुछ ऐसा है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और यहां पे आपके क्या बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट अपनी स्टेबल स्टेट में होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो मिनिमम एनर्जी होगी। तो मिनिमम एनर्जी कहाँ होती है उसकी, ये। और मिनिमम एनर्जी पे जो उसकी पोजीशन होती है वो है ये, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, आर नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जब वो स्टेबल स्टेट में, जैसे मान लो अभी ये स्टेबल स्टेट में, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर नॉट। अब अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जैसे मान लो यहाँ की एनर्जी है -20 जूल, मैंने इसको हीट किया, हीट करने से इसकी एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ के कितनी हो गई, -10 जूल। ठीक है, तो जब इसकी एनर्जी -10 जूल हो गई, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो जब इसकी 10 जूल की एनर्जी होगी, तो वो अपनी पोजीशन को छोड़ के कहीं और जाएगा। कहाँ जाएगा, तो वो आप यहां से देख सकते हो। यहां से एक सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ये। तो बेसिकली उसकी जो पोजीशन होगी वो तो एक तो यहां होगी और दूसरी यहां होगी। तो उसकी पोजीशन देखो यहाँ पे, यहां से वो यहां की तरफ जा रहा है, तो यानी कि अगर आपने उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करी है, तो वो कुछ अंदर की तरफ, यानी कांटेक्ट भी होगा, यानी उसका डिस्टेंस कम भी होगा, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ भी जाएगा और कुछ ये बाहर की तरफ भी जाएगा, क्योंकि यहां तक का डिस्टेंस आपका ज्यादा है ये, और यहां तक का डिस्टेंस आपका कम है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका जो एवरेज चेंज इन पोजीशन है वो कितना होगा, एवरेज चेंज इन पोजीशन होगा आपका इसके बीच में कहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर नहीं है।
जो आपके पास स्टेबल स्टेट का पोजीशन होती है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला डिस्टेंस आपका ज्यादा है, यानी कि सेम एनर्जी पे जब -10 जूल की एनर्जी है तो वो बाहर की तरफ तो ज्यादा जा रहा है और अंदर की तरफ थोड़ा सा कम जा रहा है। तो अगर मैं उसके एवरेज चेंज इन पोजीशन की बात करूं तो ऑन एन एवरेज वो कितना बाहर जा रहा है, वो केवल इतना सा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज उसके अंदर क्या होगा, एक तरह से एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज उसका चेंज इन पोजीशन क्या है, बाहर की तरफ, यानी कि चेंज इन पोजीशन उसका एवरेज में इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से आपके जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर लिक्विड्स हैं या गैसेज हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि हमें जो चीज देखनी है वो देखनी है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो यहां पे आपको ये समझ में आ गया कि हाँ ये एक्सपेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑन एन एवरेज उसका जो चेंज इन पोजीशन है वो बाहर की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस वजह से आपको वहां पे क्या देखने को मिलता है, एक्सपेंशन। और ये एक्सपेंशन भी ना बहुत आराम से होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने गर्म करना शुरू किया और तुरंत आपको एक्सपेंशन दिख जाएगा। एक तो बहुत कम अमाउंट में एक्सपेंशन होता है, ठीक है, और बहुत आराम आराम से होता है जैसे जैसे आप एनर्जी को बढ़ाते रहते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे थर्मल एक्सपेंशन होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब थर्मल यस सर। एक्सपेंशन को हम डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे, द इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as the change in configuration या चेंज इन, सॉरी चेंज मत लिखना, इंक्रीज लिखना, क्योंकि यहां पे इंक्रीज ही होगा, एज द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज, या फिर व्हेन हीट इज सप्लाइड टू इट, जब हम क्या करते हैं उस पर हीट को सप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी आती है वो किस वजह से आ रही है, हीट के सप्लाई करने की वजह से, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू इट। ठीक है, अब थर्मल एक्सपेंशन आपको यहाँ पे 3 तरह के पढ़ने हैं, यानी कि आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। तो टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नोट करो कौन कौन से हैं। सबसे पहला थर्मल एक्सपेंशन आपको पढ़ना है लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा है आपका लीनियर हो गया, लीनियर के बाद सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और तीसरा हो गया आपके पास वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये आपके पास 3 टाइप्स के एक्सपेंशन है जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन नाम सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरह का एक्सपेंशन होगा, कोई बता सकता है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ नहीं, इंक्रीज इन लेंथ। यहां पे आपको वर्ड चेंज यूज नहीं करना, इंक्रीज यूज करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था थर्मल एक्सपेंशन में हमेशा क्या होगा, चीजें एक्सपेंड होंगी। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या है, लीनियर एक्सपेंशन में आप लिखो इफ देयर इज अ चेंज इन लेंथ, चेंज इन इंक्रीज, देयर इज अ इंक्रीज इन लेंथ। बॉडी को हीट देते हैं और उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, उसको लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज अ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी when heat is supplied to it, if there is an increase in length of a body when heat is supplied to it.
द एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड is known as linear expansion. इस एक्सपेंशन को हम क्या नाम देते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। अब लीनियर एक्सपेंशन को थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई रॉड है जिसकी लेंथ मैंने मान ली L। ये हमारे पास क्या है? एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की रॉड है जिसकी लेंथ है हमारे पास L। दिस लेंथ इज कैपिटल L। मैंने क्या किया? मैंने इस पर ना हीट सप्लाई करी। हीट सप्लाई करी मैंने हीट सप्लाई करी तो हीट सप्लाई करने से क्या हुआ? मैंने इसको कुछ टेम्परेचर डिफरेंस दिया, यानी कि इसके टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया। जैसे मान लो शुरुआत में इसका टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर होता है। मैंने इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड का रूम टेम्परेचर दिया, सॉरी टेम्परेचर दिया, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर देने से इसके अंदर क्या होगा? एनर्जी इसकी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो ये एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करके मान लो इसका जो एक्सपेंशन हुआ वो इतना हो गया, दिस मच। इसको हम नाम देंगे, ये है हमारे पास एक्सपेंशन डेल्टा एल, ठीक है। कितना एक्सपेंड हो गया ये? डेल्टा एल। तो ये जो एक्सपेंशन हुआ है ना डेल्टा एल, या फिर जो चेंज इन लेंथ है, अभी इस चेंज इन लेंथ को देखते हैं, ये कितना किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम बात करें डेल्टा एल की, तो डेल्टा एल यहाँ पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी ये लेंथ होगी एक्सपेंशन उतना ज्यादा होगा। अगर मैं छोटा सा टुकड़ा ले लूं, इतना सा कोई, इसको आप टेम्परेचर देते हो कुछ, तो उसके अंदर जो चेंज इन लेंथ आएगा वो इतना सा ही आएगा, बिल्कुल छोटा सा। अगर आप इसकी लेंथ को बढ़ा दो तो इसके अंदर जो एक्सपेंशन होगा वो भी आपका थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो यानी कि डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के, ठीक है। इसी तरीके से डेल्टा एल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डेल्टा टी के, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस के। अगर हम बात करें, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस मैंने इसको पहले दिया था 3 डिग्री सेंट, इसी को दिया मैंने 3 डिग्री सेल्सियस, और फिर मैंने क्या किया? इसी रॉड पे मैंने 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस दिया। तो मुझे ये बताओ, आपको एक्सपेंशन ज्यादा कहां देखने को मिलेगा? इस टेम्परेचर पे या इस टेम्परेचर पे? 3 पे या 10 पे? ज्यादा एक्सपेंड किस में होगा आपका? 10 पे। 10 पे। तो इसका मतलब डेल्टा एल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। और डेल्टा टी याद रखना यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। जो 10 डिग्री सेल्सियस है ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस बताया है मैंने, फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर नहीं है। मान लो इनिशियल टेम्परेचर जो होगा आपका वो 27 था, तो फाइनल कितना हो गया? 37। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का। तो डेल्टा एल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो डेल्टा एल आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, ठीक है। यहां से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा आपको, दैट इज अल्फा, एल डेल्टा टी। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये अल्फा का साइन है, तो दोनों को सेम मत कर देना। तो एक मिनट में इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। वेयर अल्फा इज नोन एज, भैया एल कहाँ गया? लेंथ भी तो होगी। अच्छा लेंथ भी, अल्फा एल डेल्टा टी। तो वेयर अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अल्फा क्या है आपके पास? कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब देखो यहां पे डेल्टा एल मुझे अगर मैंने आपसे पूछा कि आपके पास मान लो कुछ लेंथ थी, आपको ये बतानी कि उसकी फाइनल लेंथ क्या होगी, तो डेल्टा एल को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल टू अल्फा एल
डेल्टा टी, ठीक है। और ये एल क्या आएगा, ये लेंथ होगी आपकी इनिशियल लेंथ, तो इस एल को हम क्या कर देंगे, एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हम लेंथ की बात कर रहे थे ना, ये एल, ये हमारी क्या थी, ये हमारी इनिशियल लेंथ होती है। तो फाइनल लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, एल नॉट को इधर ले जाओ तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस में अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो यहाँ पे फाइनल लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी, एल नॉट को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस में इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा टी आपका क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो हमने अल्फा पढ़ा है ना, मुझे इस अल्फा को डिफाइन करना है। तो अल्फा को डिफाइन करने के लिए हम एक काम करते हैं, जो इक्वेशन थी हमारे पास, इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो यहां से हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल डेल्टा टी। देखो, अगर मैं आपके पास यूनिट लेंथ की रॉड लूं, ठीक है, यूनिट लेंथ की रॉड मतलब मैंने मान लो 1 मीटर के लेंथ की रॉड ली मैंने ये, ठीक है, और मैंने इसको 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस दिया, यानी कि अगर ये पहले 27 पे था तो मैंने टेम्परेचर को बस 1 डिग्री बढ़ाया। अब टेम्परेचर को जब मैंने 1 डिग्री बढ़ाया तो मैंने देखा यहाँ पे एक्सपेंशन कितना हुआ, तो मान लो वो जो एक्सपेंशन था वो हुआ डेल्टा एल। तो 1 मीटर की रॉड में 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर हम रेज करते हैं तो उसमें जितना एक्सपेंशन होता है उसी एक्सपेंशन को हम नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अब अगर आपको 1 मीटर का एक्सपेंशन पता है कि 1 मीटर में इतना एक्सपेंशन हो रहा है, तो 2 मीटर में कितना होगा निकाल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो अगर 2 मीटर में आपसे पूछा गया तो सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, जो 1 मीटर में आपका जो एक्सपेंशन आया था। यानी जब आपने 1 मीटर की लेंथ ली है और 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया है, तो उस टाइम पे डेल्टा एल आपका कितना हो जाएगा, अल्फा के बराबर है। करके देख लो यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी है। एल की वैल्यू मैंने क्या कर दी 1, डेल्टा टी की वैल्यू मैंने क्या कर दी 1, तो अल्फा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल के बराबर। तो अगर हम 1 मीटर की लेंथ लेते हैं रॉड की और उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो उसमें एक्सपेंशन आएगा, उस एक्सपेंशन को हम क्या बोल देंगे, वही एक्सपेंशन हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के बराबर है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ देख करके आपको लग रहा होगा कि जो अल्फा है वो आपका डेल्टा एल और डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा है, यानी जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा अल्फा की वैल्यू होगी। तो ऐसा नहीं है, अल्फा की वैल्यू इन चीजों पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट निकला ना यहाँ से। यहाँ पे अगर आप देखो तो डेल्टा टी आप जैसे जैसे बढ़ाओगे, डेल्टा टी को आप जैसे जैसे बढ़ाओगे, डेल्टा एल भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर डेल्टा टी आप बढ़ा रहे हो, डेल्टा एल नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब अल्फा चेंज होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी गिवन मटेरियल के लिए, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने आयरन की रॉड ली थी, समझ में आ गया, अल्फा आपका क्या होगा, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल डेल्टा टी। तो यहां से हम अल्फा को डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कैन बी डिफाइंड as the increase in length of a unit length of a rod of a uniform rod. When its temperature is increased by 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप बोल सकते हो 1 केल्विन। चाहे 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाओ, चाहे 1 केल्विन का टेम्परेचर, ठीक है, इतना टेम्परेचर डिफरेंस
पे आपका जो भी यूनिट लेंथ के अंदर एक्सपेंशन होगा उसी एक्सपेंशन को हम क्या नाम दे देते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंशन कौन सा है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या फिर हम इसको एक और नाम देते हैं सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन। अब नाम सुन के समझ में आ गया होगा ये किस तरह का एक्सपेंशन है, गुड़िया किस तरह का जिसमें एक्सपेंशन होगा ये, एरिया का लेंथ बिल्कुल जिसमें एरिया में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इफ देयर इज एन इंक्रीज in the area of the body, if there is an increase in the area of the body, then एक मिनट, when heat is supplied, when heat is supplied to it, जब हमारा एरिया में चेंज होगा, ठीक है, जब हम उस पर हीट सप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे अगर हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात करें तो मान लेते हैं एक मेरे पास रेक्टेंगुलर शीट है मेटल की, कुछ ये, जिसका ओरिजिनल एरिया है ए। मैंने क्या किया, इसको डेल्टा टी का टेम्परेचर डिफरेंस दिया, यानी कि यहाँ पे कुछ टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया, और उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से मैंने देखा कि इसका एरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, कुछ ये, ठीक है। तो ये जो चेंज इन एरिया है वो हमारे पास डेल्टा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही कहानी होगी, दैट डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा आपका चेंज इन एरिया। डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज्यादा चेंज इन एरिया। तो डेल्टा ए आपका क्या हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम नाम देंगे बीटा। ए कहाँ से आया यहाँ पे? ए इज द एरिया, ओरिजिनल एरिया जो होगा, हम एरिया में एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं ना, तो ओरिजिनल एरिया इसका कितना है ए, और चेंज इन एरिया कितना है डेल्टा ए। तो डेल्टा ए का फॉर्मूला क्या हो गया, बीटा ए डेल्टा टी। कुछ नहीं है, बस वैसी डेरिवेशन है, एरिया की जगह क्या लिख दिया, सॉरी लेंथ की जगह हमने क्या लिख दिया है, एरिया, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहां पे हमारे पास डेल्टा ए क्या आ गया, बीटा ए डेल्टा टी। यहां से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए डेल्टा टी। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी, ये अल्फा की एसआई यूनिट क्या होगी, भैया वो तो कांस्टेंट है ना एक तो कांस्टेंट चीजों की यूनिट नहीं होती। आपने कैपिटल जी पढ़ा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हाँ उसकी भैया। भी एसआई यूनिट है। फॉर्मूला आपके सामने है, आप अपने आप यूनिट निकाल के बता सकते हो मुझे, क्या होगी एसआई यूनिट, सर पर सेकंड होगी। पर सेकंड, सेकंड कहां से आ गया यहाँ, सर वो सॉरी, टी पर टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस। पर बिल्कुल, पर केल्विन। पर केल्विन, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज पर केल्विन। या फिर अगर हम सेल्सियस में बात करें तो सेल्सियस उसकी एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। तो एरियल एक्सपेंशन हमने यहाँ पे लिख दिया, ये बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए डेल्टा टी। अब हमें क्या करना है, बीटा को डिफाइन करना है। तो बीटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन,
can be defined as the change in increase in as the increase in area of a body having unit surface area when its temperature is increased by 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या निकालना है, अगर फाइनल एरिया निकालना हो तो डेल्टा ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए माइनस ए नॉट। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, सो पर केल्विन ही होगी। पर केल्विन ही होगी, बिल्कुल। तो ए यहाँ पे हम फाइनल एरिया निकाल रहे हैं, तो ए माइनस ए नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा ए कौन सा, ए नॉट डेल्टा टी। तो यहां से आपने ए निकाला, ए कितना आ जाएगा, ए नॉट प्लस में बीटा ए नॉट डेल्टा टी। तो फाइनल एरिया आपके पास कितना आ गया, ए नॉट इंटू में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, दिस इज योर फाइनल एरिया। तो दो तरह के हमने एक्सपेंशन पढ़ लिए। तीसरा एक्सपेंशन है आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये नोट कर लिया आपने सुपरफिशियल एक्सपेंशन को? यस सर, कर लिया नोट। भैया ऊपर का दिखा दो एक बार स्टार्ट। एक मिनट, यहां से भैया मेरे को पूछना था, ये तीसरी जो इक्वेशन है, मतलब तीसरी लाइन वाली, दूसरे में तो है डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के, बिल्कुल, और तीसरे में डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए डेल्टा टी। तो इसमें ए कहाँ से आया? क्योंकि आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो मैंने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा, चेंज इन एरिया में तो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट आपका एक्सपेंशन है वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा, इफ देयर इज अ चेंज इन जिसमें वॉल्यूम में चेंज होगा। If there is a change in volume या increase in volume, if there is a increase in volume of an object, when heat is supplied to it, ठीक है। जब भी क्या होगा, वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज होगा जब हम उस पर हीट को सप्लाई करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या होगा, आपके पास सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है कोई, जिसके पास एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम है, दैट इज V। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम कितना है, V। मैंने क्या किया, इस पे हीट सप्लाई करी, हीट सप्लाई करने के बाद इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम आया कुछ, जिसने इसके वॉल्यूम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया।
ठीक है ये। तो चेंज इन वॉल्यूम इसमें कितना आ गया, डेल्टा वी। अब हम इस डेल्टा वी की बात करें तो डेल्टा वी जो है हमारा वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम। इसी तरीके से डेल्टा वी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के। दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो डेल्टा वी आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम नाम देंगे गामा डेल्टा टी। ठीक है, एक मिनट, गामा वी डेल्टा टी, जहां पे गामा क्या है आपका, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी एंड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को आप वैसे ही डिफाइन कर सकते हो, इट कैन बी डिफाइंड as the increase in volume of a body increase in volume of a body having यूनिट वॉल्यूम का मतलब उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मीटर क्यूब, हैविंग यूनिट वॉल्यूम व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी भी एसआई यूनिट वही होगी जो उसकी थी बाकी दोनों की, तो एसआई यूनिट इज पर केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम में क्या निकालना है, फाइनल वॉल्यूम, तो हम इसको लिख सकते हैं V माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वाई वी नॉट डेल्टा टी। तो फाइनल वॉल्यूम आपके पास कितना आ जाएगा, V नॉट प्लस में गामा V नॉट डेल्टा टी। तो फाइनल वॉल्यूम आपके पास कितना हो गया, V नॉट को बाहर निकाल लो, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 टाइप्स के वॉल्यूम एक्सपेंशन, नोट कर लो उसको। तो कर लिया। बाकी सबने भी कर लिया नोट। एक बार थोड़ा ऊपर करना, ऊपर यहीं से तो स्टार्ट है ये वॉल्यूम एक्सपेंशन, नहीं थोड़ा थोड़ा सा ऊपर। यहाँ हाँ हो गया। भैया ये मेरी कॉपी में कर रही है। अच्छा, तुम दोनों साथ में बैठ के क्लास ले रहे हो। नहीं इसके पास है मेरी कॉपी। ओके, गुड़िया कॉपी हो जाए तो बता देना, ठीक है। भैया हो गया। हो गया, चलो ये 3 तरह के हमने एक्सपेंशन पढ़े। अब ये 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आया है, इनके बीच में ना एक रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन याद रखने के लिए आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखोगे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो 3 तरह के आपने एक्सपेंशन पढ़े हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे आप रिलेशन याद रखने के लिए ये रिलेशन याद रखो, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज इक्वल टू 1:2:3। अगर आपको अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालना है तो अल्फा बाय बीटा कितना हो जाएगा, 1/2,
बीटा और गामा के बीच में रिलेशन निकालना है, तो बीटा और गामा कितना हो जाएगा 2/3। और इसी तरह से आपको अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन निकालना है, तो अल्फा बाय गामा कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, सिंपल सा आप ये फॉर्मूला याद रखो, इससे आप कोई किसी के बीच में भी रिलेशन फाइंड कर सकते हो। अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लो और पेज नंबर ओपन करो। पेज नंबर 277। देखो आपकी एनसीईआरटी के ना पेज नंबर 277 पे कुछ वैल्यूज लिखी है मटेरियल्स, कुछ नाम लिखे हैं मटेरियल्स के और उनके साथ में उनके अल्फा की वैल्यू लिखी हुई है। अब बुक के अंदर उसने जो कॉफिशिएंट यूज करे हैं वो अल्फा बीटा गामा यूज नहीं करे हैं। बुक के अंदर उसने जो सिंबल्स यूज करे हैं वो लिखा है, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को लिख दिया उसने अल्फा एल, कॉफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को उसने लिख दिया अल्फा ए, और कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को उसने लिख दिया अल्फा वी। तीनों को उसने अल्फा से डिनोट कर रखा है। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि अल्फा एल क्या है, हमारे अकॉर्डिंग अल्फा है, अल्फा एरिया क्या है बीटा के बराबर, और अल्फा वॉल्यूम क्या है गामा के बराबर। तो अगर आपको किसी कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर आप उसमें किसी मटेरियल का आपको क्या निकालना है या गिवन नहीं है और आपको पता करना है कि हाँ इसका अल्फा की वैल्यू क्या होगी या बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए आप टेबल यूज कर सकते हो, ये जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे कि एल्यूमिनियम की वैल्यू इसमें गिवन है, बताओ मुझे देख के कितनी गिवन है 2.5। 2.5। ठीक है, तो जो भी वैल्यू इसमें गिवन है उसके साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁵ पर केल्विन, ये आपकी यूनिट, ये आपकी वैल्यू होगी कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की। ठीक है, इसी तरीके से अगले पेज पर उसने दे रखे हैं कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और एरिया एक्सपेंशन के लिए शायद इसने दे ही नहीं रखी वैल्यूज, क्योंकि एरिया एक्सपेंशन ज्यादातर यूज नहीं होगा, मतलब उसके क्वेश्चंस आपकी बुक में कम है। ठीक है, चल अब हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर निकालू एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 11.1, ये मिल गई है वैल्यूज ये वाली। हाँ भैया। ठीक है, तो ये वैल्यूज है, यहाँ पे देखो आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है 2.5 और यहाँ पे 10⁻⁵ लिखा हुआ है। तो जो भी वैल्यूज होंगी उनके साथ में आप क्या कर दोगे 10⁻⁵ को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11.1 पेज नंबर 279 पे। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशंस delta A by A divided by delta T of a rectangular sheet of the solid is twice its linear expansivity alpha L। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है डेल्टा ए बाई ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, हमने तो सीधा सीधा बीटा लिख दिया है, तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि हमें प्रूफ करना है दैट बीटा इज इक्वल टू कितना ट्वाइस इट्स लीनियर एक्सपेंसिविटी, यानी कि ट्वाइस ऑफ अल्फा, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, समझ में आया सबको क्वेश्चन, क्या चीज हमें प्रूफ करनी है। हाँ Yes, भैया, sir. बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। बीटा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी बीटा इक्वल टू 2 अल्फा के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ध्यान से रिलेशन देखो, मैंने रिलेशन यहाँ पे लिखवाया था, अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। यहां से मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, यही तो रिलेशन बनेगा। बट बात आती है ये रिलेशन आया कैसे, इसी को हमें समझना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसको प्रूफ करते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आएगा कैसे। तो मान लेते हैं मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है ये, ठीक है,
अब इस रेक्टेंगुलर शीट में मैंने क्या किया, इसके एरिया को चेंज किया, यानी कि इसके अंदर एरिया में चेंज आया इतना। इनिशियल एरिया इसका कितना था, ए, और जो चेंज इन एरिया आया वो पूरा ये है, ठीक है, यहां से लेकर के ये पूरा, ये पूरा आपका क्या है, डेल्टा ए। अब मैंने क्या किया, इस पूरे एरिया को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से हिस्से हैं वो ये देखो, एक काम करते हैं, ये जो हमारा चेंज इन एरिया हमने बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है, इतना ज्यादा नहीं चेंज इन एरिया होता, इतना होगा मान लो ये, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो इसकी इनिशियल लेंथ है, उस इनिशियल लेंथ को हम मान लेते हैं ए। क्या मान लिया मैंने, ए। इसकी जो ब्रेड्थ है, उसकी ब्रेड्थ को हम मान लेते हैं बी, दिस ब्रेड्थ इज बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास चेंज इन एरिया था, वो चेंज इन एरिया मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास ये है, दैट इज A1, एक हमारे पास ये एरिया दैट इज A2, और एक मेरे पास ये एरिया दैट इज A3, ठीक है। यहाँ पे देखो जो टोटल चेंज इन एरिया होगा यानी कि डेल्टा ए, वो आपका किसके बराबर है, A1 प्लस A2 प्लस A3 के। अब डेल्टा ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला निकाला था, डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी। तो डेल्टा ए की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ए की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ए इज सॉरी बीटा ए डेल्टा टी। मैंने यहां लिख दिया बीटा ए डेल्टा टी इक्वल टू, मुझे फिगर में से देख के बताओ A1 एरिया हमारा किसके बराबर होगा। क्या A1 का जो एरिया यानी कि ये वाला एरिया दिस, क्या मैं इसको ये A इंटू डेल्टा बी, ब्रेड्थ हमारे पास इतनी थी, तो चेंज इन ब्रेड्थ कितना हुआ, चेंज इन ब्रेड्थ हुआ आपका ये डेल्टा बी। चेंज इन लेंथ आपका कितना हुआ, ये डेल्टा ए। तो अगर मुझे खाली A1 निकालना है यानी कि ये वाला एरिया, तो ये एरिया आपके किसके बराबर आएगा, स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी के बराबर, प्लस में A2 हमारे पास कहाँ है, ये रहा। तो A2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, B इंटू डेल्टा ए, B इंटू डेल्टा ए के, प्लस A3 किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा इंटू डेल्टा बी। बिल्कुल डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। यहां तक क्लियर हुआ सबको। आगे देखो, आगे इसकी वैल्यू को रखेंगे हम बीटा ए डेल्टा टी इज इक्वल टू ए। मुझे बताओ डेल्टा बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं डेल्टा बी की जगह अल्फा बी डेल्टा टी लिख सकता हूं। बी क्या है, ब्रेड्थ हमारी एक तरह की लेंथ ही तो है, और लीनियर एक्सपेंशन के हिसाब से ब्रेड्थ में इतना चेंज हुआ यहां से लेके यहां तक, तो डेल्टा बी कितना हो जाएगा, अल्फा बी डेल्टा टी। इसी तरह से एरिया, एरिया भी एक तरह की लेंथ ही है, तो मैं डेल्टा ए को क्या लिख सकता हूं, अल्फा ए डेल्टा टी, ठीक है। ये वैल्यूज को आप कहां पुट कर दोगे, यहां पे डेल्टा बी की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा बी डेल्टा टी, प्लस में बी डेल्टा ए की जगह क्या आएगा, अल्फा ए डेल्टा टी, प्लस में डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी। गुड़िया समझ में आए कैसे आएगी वैल्यूज, भैया यहाँ पे समझा, कहां पे, भैया जैसे डेल्टा ए इक्वल्स टू अल्फा ए डेल्टा टी, ऐसे ही किया है। ये मैंने उससे किया है, डेल्टा एल का हमने फॉर्मूला निकाला था, अल्फा एल डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम लेंथ क्या ले रहे हैं, हमने लेंथ को यहाँ पे ए लिख रखा है और यहाँ पे बी लिख रखा है। तो अगर ए में हम पूछे कि ए में आपका चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो ए का चेंज इन लेंथ कितना लिख दिया हमने, डेल्टा ए इज इक्वल टू अल्फा ए डेल्टा, यानी एल की जगह मैंने सिंपली ए लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ कितनी ली है, ए ली है, यहाँ की लेंथ कितनी ली है, बी ली है, तो मैंने एल की जगह क्या लिख दिया, बी।
तो ये फॉर्मूले हमारे यहाँ से आए हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ ये हाँ डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी है, क्या ये दोनों वैल्यूज बहुत छोटी होंगी? भैया क्या ये दोनों डेल्टा अलग अलग है? कौन से दोनों डेल्टा है? नहीं, ये जो डेल्टा ए है वही ये डेल्टा ए ये भी है, यही वाला तो डेल्टा ए है ये इतना सा एरिया। भैया छोटी तो होंगी लेकिन मल्टीप्लाई में बड़ी नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। अगर यहाँ पे डेल्टा ए आपका 0.02 है और डेल्टा बी आपका 0.02 है, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? तो ये और छोटी हो जाएगी। और छोटी हो गई। तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे? पूरी तरह से नेगलेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? बीटा ए डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास ए इंटू बी है, क्या मैं ए इंटू बी को कैपिटल ए लिख सकता हूं? इस फिगर में हम देखें हाँ तो a इंटू बी हमारे पास क्या होगा? इस कैपिटल ए के बराबर, ओरिजिनल एरिया। तो ये a इंटू बी की जगह हमने क्या लिख दिया? a। बचा क्या? अल्फा डेल्टा टी प्लस, यहां पे भी b इंटू ए की जगह क्या लिखूंगा मैं? a इंटू में अल्फा डेल्टा टी, बीटा a डेल्टा टी, यहां से a को कॉमन निकालो, क्या बचेगा? अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी, दैट इज ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। a से a आपका कट गया तो आपके पास क्या बचा? अच्छा, डेल्टा टी से डेल्टा टी भी कट जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? ट्वाइस ऑफ अल्फा, हेंस प्रूफ्ड। यही हमें प्रूफ करना था। इट इज दिस, अ ब्लैकस्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट। ठीक है, बुलक कार्ट पता है क्या होता है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग आर दिस and this respectively at 27 degrees Celsius. To what temperature should the ring be heated so as to fit the rim of the wheel? क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक लोहार है जो कि एक आयरन रिंग को फिक्स करना है, उसको किस पे? एक वुडन व्हील के रिम के ऊपर। वुडन व्हील, पहले क्या हमें पता है बैलगाड़ी में पहिए कैसे होते हैं? वुडन के होते हैं, लकड़ी के। ठीक है, और अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो इन लकड़ी के पहिए के ऊपर एक आयरन की रिंग चढ़ी होती है पूरी तरह से। यहाँ पे आयरन की रिंग को हम क्यों यूज करते हैं? क्यों इसके ऊपर आयरन की रिंग होती है, पता है? पता नहीं भैया। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली वुडन रिम को रोड पे चलाओगे तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या लग सकती है? आग भी लग सकती है, हीट जनरेट होगी तो। ठीक है, इस वजह से उसके ऊपर क्या चढ़ा दी जाती है? एक आयरन की रिंग चढ़ा दी जाती है, ताकि एक तो जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो लकड़ी है वो सेफ हो जाए, बच जाए, और लकड़ी अगर डायरेक्टली रोड पे चलेगी तो वो घिसेगी जल्दी। ठीक है, तो वो खराब भी जल्दी हो जाएगी, तो इस वजह से उसके ऊपर क्या चढ़ाई जाती है? भैया मैंने तो नहीं देखा कभी कि बैलगाड़ी के पहिए में वो लगी होती है, लकड़ी की व्हील होती है। बैलगाड़ी में लकड़ी वो आजकल नहीं यूज होता, पहले यूज होती थी ना जो बैलगाड़ी, उसमें मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा। या जो टांगे होते हैं ना, घोड़ा गाड़ी, उसमें भी व्हील के हाँ। ही यूज होते हैं, उसमें भी वुडन व्हील ही यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? एक ब्लैकस्मिथ को एक आयरन की रिंग फिक्स करनी है, किस पे? वुडन व्हील पे। ठीक है, डायमीटर ऑफ रिम आपको दे रखा है कितना? 5.243 मीटर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मान लो ये जो है आपके पास, ये मान लो ये है आपके पास वुडन रिम, इस वुडन रिम का डायमीटर आपको दे रखा है कितना? 5.243। ठीक है, और जो हमारे पास इसके ऊपर जो आयरन की रिंग चढ़ानी है उसका डायमीटर है 5.231। मुझे बताओ क्या 5.243 के डायमीटर पे 5.231 की रिंग चढ़ सकती है? नहीं। नहीं, ये तो छोटी है, रिंग आपकी छोटी है, व्हील आपका बड़ा है, तो वो नहीं चढ़ पाएगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे रिंग को हीट करना पड़ेगा। हीट करने से क्या होगा? वो एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी तो मतलब बढ़ेगी। अब बढ़ेगी तो क्या होगा?
हम उसको वुडन व्हील पे आराम से चढ़ा सकते हैं। वुडन व्हील पे एक बार चढ़ाने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद वो उसमें क्या हो जाती है, पूरी तरह से फिक्स हो जाती है। ठीक है, हम डायरेक्टली 5.243 मीटर की रिंग क्यों नहीं बनाते हैं, बताओ। भैया उसको शेप भी देनी होती होगी, फिक्स करना होता है उसके ऊपर, नहीं, उसमें घुसेगा नहीं वरना। देखो ये हमारे पास, मान लो ये हमारे पास वुडन व्हील है, ठीक है। इसके ऊपर मुझे क्या चढ़ानी है, एक आयरन की रिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले क्या है, वुडन व्हील, वुडन रिम था, ठीक है, जो कि व्हाइट कलर से बना हुआ है। तो उसका जो डायमीटर है हमारे पास वो कितना है, 5.243। और जो मेरे पास रिम थी, सॉरी रिंग थी, उसका डायमीटर है 5.231। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ ऑफ रिंग है, यानी इनिशियल लेंथ एल नॉट, वो हमारे पास कितना है, 5.231 मीटर। अब अगर मुझे इस रॉड को, सॉरी इस रिंग को इस वुडन व्हील के ऊपर क्या करना है, चढ़ाना है या फिक्स करना है, तो मुझे इसकी लेंथ को कम से कम कितना बनाना पड़ेगा, डायमीटर के बराबर। यानी कि मुझे फाइनल लेंथ कितनी करनी है रिंग की, 5.243 मीटर। अब सवाल ये मैंने आपसे पूछा कि हमने डायरेक्टली रिंग 5.243 मीटर की क्यों नहीं ली, कोई बता सकता है हमने डायरेक्टली 5.243 मीटर की लेंथ क्यों नहीं ली, क्यों फालतू में हमें उसको, पहले हमने छोटी रिंग ली, फिर उसको गर्म किया और फिर उसको उसके ऊपर फिक्स किया। उससे अच्छा तो ये होता हम डायरेक्टली 5.243 मीटर की रॉड, सॉरी क्या ले लेते, रिंग ले लेते, वो ज्यादा इजी था काम। बट ऐसा नहीं करते, क्यों नहीं करते, इसका रीजन बताओ भैया मुझे। हाँ बताओ, किसी को भी नहीं पता। भैया मेरे को एक चीज पूछनी है, हाँ पूछो। ये जो वुडन जो रिंग है, ठीक है, उसका भी थिकनेस होगी, तो ये जो इनर डायमीटर है कि आउटर? अगर हम वुडन व्हील की बात करें तो वुडन व्हील का ये आउटर डायमीटर है और रिंग का ये इनर डायमीटर है, तो दोनों सेम ही होंगे। अच्छा, क्योंकि भाई अगर ये इनर डायमीटर होता 5.243, तो हमें आउटर जो वो लगाएंगे आयरन की रिंग, तो उसका डायमीटर तो इससे हाँ बड़ा उसका होना चाहिए ना, ज्यादा होना चाहिए, इनर लेकिन डायमीटर से। ये आपका जो 5.243 है, ये आपका आउटर डायमीटर है व्हील का, और ये 5.231 है, ये है इनर डायमीटर ऑफ रिंग। तो दोनों अब तो सेम हो सकते हैं ना। हाँ, तो बताओ पर मुझे। भैया क्यों हम इसको वो करेंगे, पहले छोटे से बड़ा करेंगे आयरन रिंग को? वो इस वजह से कि अगर हमने डायरेक्टली 5.243 मीटर की क्या ली, लेंथ ली, ठीक है, और इसी रिंग को हमने चढ़ा दिया, तो वो चढ़ जाएगी इजिली। लेकिन जैसे जैसे आप उसको रोड पे चलाओगे, तो रोड और व्हील के बीच में होगा फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होगी हीट। अब अगर हीट जनरेट होगी, तो अब जो आपने आयरन की रिंग लगाई है, वो आयरन की रिंग क्या करेगी, अपने आप एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो एक्सपेंड होगी। अब एक्सपेंड होगी तो उसका ओरिजिनल डायमीटर था 5.243, और वो बढ़ते बढ़ते मान लो हो गई 5.250 मीटर। तो क्या हो जाएगा, वो लूज होकर अपने आप निकल जाएगी बाहर, हाँ, निकलेगी या नहीं, बिल्कुल निकल जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले से ही उसमें छोटी रिंग लगाते हैं। अब छोटी रिंग हम कैसे लगाते हैं, छोटी रिंग हमने लगाई, मान लो 5.231 की है, हमने इसको गर्म किया, गर्म करके उसको इतना गर्म किया कि उसकी लेंथ कितनी हो गई, 5.243। अब जैसे इतनी हो गई, मैंने रिंग को उसके ऊपर लगा दिया और उसको फिर क्या कर दिया, तुरंत पानी डाल करके ठंडा कर दिया। तो जैसे ही ठंडा किया, तो जो आपकी रॉड होती है वो पूरी तरह से एकदम क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है उसमें। थोड़ी बहुत क्या करती है, वो लकड़ी को चीरते हुए अंदर की तरफ धंस भी जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर बाई चांस रोड पे चलते चलते वो एक्सपेंड होती भी है, ठीक है, तो इतनी एक्सपेंड नहीं हो पाएगी कि हाँ उसके डायमीटर को वो अलग करके बाहर निकल जाए, क्योंकि उतनी ज्यादा हीट जनरेट नहीं हो पाती है रोड में, जितनी हमने हीट यहाँ पे जनरेट करके उसको
इंक्रीज किया था। समझ में आया कंसेप्ट कि क्यों हमने उसको गर्म किया? यस सर। तो अब हमें यही निकालना है कि अगर हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन था, ये जो हमारे पास लेंथ गिवन थी ना, इनिशियल लेंथ, ये हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है फाइनल टेम्परेचर, कि मैं इस आयरन की रिंग को कितने टेम्परेचर तक गर्म करूं कि ये जो है वो उसमें व्हील में फिक्स हो जाए, यानी कि कैपिटल टी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल या फिर डेल्टा एल। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। यहां पे अगर मैं किसी तरह से डेल्टा टी निकाल लूं तो डेल्टा टी के निकलते ही मेरे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? क्योंकि डेल्टा टी मैंने पढ़ा था, डेल्टा टी इज नोन एज टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज टी माइनस टी नॉट। तो डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लो, टी नॉट आपके पास गिवन है, तो यहां से आपके पास टी आ जाएगा। बताओ, निकाल सकते हैं हम टी इजिली? यस सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा एल की वैल्यू निकालेंगे पहले। डेल्टा एल कैसे निकलेगा? एल माइनस एल नॉट। तो डेल्टा एल की जगह हम क्या लिखेंगे? एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा, अब ये कौन सी रिंग थी? आयरन की रिंग। आयरन की जो अल्फा की वैल्यू है वो आप टेबल में से देखोगे, ऊपर टेबल में ही गिवन है, कितनी? 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 पर केल्विन। ठीक है। लेंथ, अब ये लेंथ कौन सी है? फाइनल लेंथ है या इनिशियल लेंथ होती है ये? सर इनिशियल। इनिशियल लेंथ। तो एल की जगह क्या आएगा? एल नॉट इंटू में डेल्टा टी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा आपके पास? एल माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा टाइम्स ऑफ एल नॉट। एल माइनस एल नॉट, आप इसमें से इसको माइनस करके एल माइनस एल नॉट की वैल्यू निकाल लोगे। अल्फा की वैल्यू ये रही, और टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दोगे? एज इट इज 27 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको निकालना है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी चाहे आप केल्विन में निकालो। हाँ, टी नोट की वैल्यू क्यों रखी है इसमें? टी नॉट, अभी तो हम खाली डेल्टा टी निकाल रहे हैं। डेल्टा टी आ गया तो हमें डेल्टा टी नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था टी की वैल्यू। तो डेल्टा टी आप निकाल चुके हो, डेल्टा टी जैसे ही निकल जाएगा फिर आप क्या फॉर्मूला पुट करोगे? डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। तो आपको निकालना है टी, तो टी आप इसके थ्रू निकाल सकते हो, इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, आपको डेल्टा टी जो है वो अगर सेल्सियस में दे रखा है तो सेल्सियस में ही यूज करो, केल्विन में दे रखा है तो केल्विन में यूज करो। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी आप चाहे सेल्सियस में यूज करो चाहे केल्विन में, दोनों का सेम आंसर आता है। जैसे कि अगर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है और आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 3 डिग्री सेल्सियस का। अगर आप इसको पहले केल्विन में चेंज करते हो तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करोगे तो हो जाएगा 300 केल्विन, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस को चेंज करोगे तो हो जाएगा 303 केल्विन। आंसर तब भी 3 ही आएगा, मैग्नीट्यूड आपका क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप चाहे 27 को यूज करो, डिग्री सेल्सियस को यूज करो, चाहे यहाँ केल्विन यूज करो, आंसर दोनों से ही सेम आना है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे अपने आप।